2024 का चुनावी साल है, राम मंदिर के आगे 400 प्लस है क्या? आज इसी सियासी सवाल पर करेंगे हम बातचीत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भव्य मंदिर बनना एक नए काल चक्र का उद्गम है, जिसे हजारों साल तक याद रखा जाएगा। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा आगे लोकसभा चुनाव में भी गूंजने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। जी हां, बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें, 400 प्लस जीतने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, जिसके लिए पार्टी मंदिर मुद्दे को बड़ा करने वाली है। बीजेपी मंदिर मुद्दे को बड़ा करने वाली है। देश भर के भक्तों को भी रामलला के दर्शन करवाने का प्लान भी रखा गया है। उधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन आगे उनका भी मंदिर दर्शन का प्लान है। ऐसे में सवाल यह है कि राम मंदिर ने चुनावी एजेंडा क्या बदल दिया है? क्या राम मंदिर के आगे अब 400 प्लस सीट है? यही एजेंडा है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे सुबह की, और सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आ गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से कहा गया। बीजेपी को 350 से ज्यादा सीट मिलेगी, ये कहा गया उनकी ओर से। अब इसका चुनाव जीत जाएंगे महाराज। 350 सीट से ऊपर आएगी। महाराज, अयोध्या बदल गई है। अब बदल गई है, आप भी बदल गई हैं। बिहार से आई हूँ। बिहार से प्रभु का बड़ा गहरा नाता है। बिहार से पर नीतीशवा नहीं बदला है, बस। चले आइए सामने। राहुल बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीतेगी। 350 सीटें मिलने तक की वो बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यह स्थिति बम बम वाली है, क्योंकि खुद रामभद्राचार्य ने आगे बढ़कर यह कहा है, राम मंदिर के आगे 400 प्लस सीटों का जिक्र हो रहा है। अब इसकी बुनियाद क्या है, ये आपको बता देते हैं। बीजेपी का लक्ष्य देखिए इस बार क्या है, 50% वोट हासिल करना। ये बीजेपी ने अपना मिशन बना लिया है। 2019 में लगभग 38% वोट मिले थे। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, 37.36% वोट, और सीटें हासिल हुई 303। जीत का बम्पर रिकॉर्ड बना लिया था 2019 में, लेकिन इस बार आगे की तैयारी है। जी हाँ समीर, और अगर इस बार 50% वोट मिल गए तो क्या होगा? 100 प्लस सीटें जो हैं वो बीजेपी की बढ़ जाएंगी, ये टारगेट है। और अगर ऐसा हुआ तो आंकड़ा 400 प्लस के पार पहुंच जाएगा। यही टारगेट, यही लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है। तो ये एक तरह से बड़ी रणनीति है बीजेपी की ओर से। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आते हैं लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि इसी को लेकर अब रणनीति बनेगी, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या फिर बीजेपी की ओर से हो। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है बहस करने के लिए। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ राजेश जोशी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। और साथ ही हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले डॉक्टर वरुण पुरोहित, आपसे बहस की शुरुआत करते हैं। जो टारगेट बीजेपी ने रखा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो टारगेट 50% वोट आधार हासिल करने का है, जो कि अब 2019 से कंपेयर करें तो 12-13% ज्यादा टारगेट एक छलांग लगाने की कोशिश है। ये उम्मीद है, ये रणनीति में भी दिखेगा। कैसे कांग्रेस और बाकी दल या इंडिया गठबंधन के दल स्ट्रैटेजी बनाएंगे बीजेपी से लड़ने के लिए? निधि जी, आपको, समीर जी को, सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जबरदस्त क्रांतिकारी थे, उनकी जयंती की शुभकामना। देखिए, बीजेपी ने तो 400 पार, 500 पार, मैं तो कह रहा हजारों पार हो रहे हैं। नए संसद भवन से पूरे हिंदुस्तान से ओवरफ्लो होकर लक्षद्वीप तक जा जाके गिर रहे हैं इनके सांसद, गिनती नहीं हो रही है। राम मंदिर, श्री राम भगवान ने कभी भी राजनीति को और धर्म को, आस्था को साथ में नहीं मिलाया। आपने प्रूव कर दिया कि ये धर्म और आस्था के पीछे छुपके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। 10 साल की अपनी उपलब्धियों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। श्री राम जो सत्ता के कभी उन्होंने लालच नहीं किया, 14 वर्ष तक वनवास भोगा, ये सत्ता के भूखे आ गए। तो ये इस अडवाणी जी, अटल जी टाइम तो है नहीं, पार्टी विद द डिफरेंस तो है नहीं, मोदी सेंट्रिक बीजेपी है। तो श्री राम भी लेंगे, श्री कृष्ण भी लेंगे। अब महंगाई, बेरोजगारी,
महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, विभिन्न जो सामाजिक समस्या है वो श्री राम भगवान की मर्यादा आदर्शों का उल्लंघन है, वो भी इनको है। तो ये देखिए, आप ये देखिएगा। ठीक है पुरोहित जी, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं इसमें नया क्या होगा? भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया, राम मंदिर का इस्तेमाल किया चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने, ये तो कांग्रेस और तमाम विरोधी दल पहले से ही कहते आए। मैं आता हूं आपके पास, इस बीच अहम खबर है, बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। 2 महीने के लिए ही क्यों, सालाना क्यों नहीं? चुनाव नजदीक, इसलिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2 महीने के लिए क्यों, सालाना क्यों नहीं, जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं? 2 महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं, मतलब प्रभु राम को इस्तेमाल करो। तो 2 महीना क्यों आप मौका दे रहे हो राम मंदिर दर्शन कराने के लिए? जिंदगी भर क्यों नहीं देते हो? आप मुफ्त में चावल गम देने की बात करते हैं, तो मुफ्त में राम मंदिर दर्शन कराने की क्यों बात नहीं करते? तो देखिए, इस वक्त कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन बीजेपी के जिस मिशन पर, जिस प्लान पर हमला किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बारे में जान लीजिए। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी की रणनीति आखिर है क्या, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। 3 महीने तक अयोध्या चलो अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसमें होगा क्या? राम मंदिर में राम लला के दर्शन कराए जाएंगे तमाम लोगों को। 543 लोकसभा सीटें और 2,50,00,000 लोगों को राम दर्शन कराए जाएंगे, ये तय किया गया है। जी हाँ, और जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। जरूरी बात यह है कि भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 80% तक है, ये बात नोटिस कीजिए। और बीजेपी को आधे वोट अगर मिले तो करीब 40% वोट बीजेपी के खाते में जाएंगे, अगर स्ट्रैटेजी के मुताबिक बीजेपी चल रही है। और 40% वोट मतलब बीजेपी की बड़ी जीत की गारंटी भी है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और इस बार तो 50% वोट हासिल करने का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है। यह बहुत बड़ा टारगेट है अनिला जी, ये हम सब जानते हैं, 38% से 50% वोट का। लेकिन क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के सहारे भगवान राम को जिस तरह से सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनाने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, उसके चलते यह संभव होगा? और इस वक्त जो देश की भावना है राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर, उसे राजनीतिक तौर पर भुनाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? मेरी सबको राम राम। और आरोप का क्या है? आरोप तो मां सीता पर भी लगाया गया था। हम भूल गए हैं क्या? जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शुद्ध स्वच्छ व्यक्तित्व के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं। तो आरोप लगाने दीजिए इनको, इनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करना। भगवान श्री राम जो कि सत्य, दया, करुणा, धर्म, मर्यादा, इसकी पूरा एक उदाहरण स्थापित करते हैं। उस महान देवता, उस महान, अगर मैं मनुष्य के रूप में लूं तो उस महान व्यक्तित्व का अगर थोड़ा सा परछावा इन लोगों के ऊपर पड़ जाता तो शायद इस प्रकार की बातें नहीं करते। परंतु जिसकी जैसी भावना है उनको बात कर लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी दाएं बाएं की बात करी नहीं। जी, अगर हमें अपनी आस्था का सम्मान करना है तो करेंगे। अनिला जी, कांग्रेस तो सीधा सवाल पूछ रही है और सीधा आप पे आरोप लगा रही है कि क्योंकि चुनाव नजदीक हैं इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने इतना बड़ा किया, इतने बड़े स्तर पर फैलाया और लोगों को इसके लिए चुनाव के आधार पर ही लोगों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। बहरहाल मैं आऊंगी अनिला जी, मेरी बात सुन लीजिए। निधि जी बात सुन लीजिए। एक बात कह रही हूँ, राहुल गांधी जी की मम्मी जी ने उनको रोका हुआ था क्या कि भगवान श्री राम के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बोलना है? किसी ने मुंह पर टेप लगाया हुआ था या हाथों में हथकड़ी लगाई हुई थी? आज अगर विकास और आस्था का सम्मान कैसे होता है करके दिखाया है तो देश के आपने पलटवार किया है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए वरुण पुरोहित जी भी हैं हमारे साथ, रामकृपाल सिंह जी भी हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस बीच पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रोविंग एडिटर। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि 23 जनवरी से दर्शन शुरू हो गए। आइए चलते हैं सीधे अयोध्या, क्योंकि हमारे साथ पंकज झा जुड़ चुके हैं और पंकज झा के पास ये समझने के लिए कि किस तरह का माहौल इस वक्त है, राममय माहौल इस वक्त दिख रहा है। पंकज, आज लोगों की सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, आज सुबह आरती भी की गई।
जी हाँ, बिल्कुल। सवेरे आरती हुई और आरती अब 6 बार होगी, पहले से बदल गई। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, बिल्कुल राम जन्मभूमि मंदिर जो है उसके ठीक सामने का ये गेट है और ये गेट नंबर 1 है और इसी गेट से सामान्य लोगों की एंट्री की जा रही है, जो भी लोग हैं। और मैंने अयोध्या में रहते हुए पिछले हफ्ते 10 दिनों में देखा है कि 17 तारीख से ट्रेन और बसें बंद थी। इसके बावजूद जो अगल बगल के ज़िले हैं और यह रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, वहाँ से लोग आ गए। और मैं यकीन मानिए कम से कम 4 से 5 लाख लोग पहले से यहाँ डटे हुए हैं, अलग अलग धर्मशाला मठों में, राम भद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, इन सब के प्रवचनों में। इसीलिए सवेरे भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। अब उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। सामने का जो रास्ता दिख रहा है, ये लोग सरयू में स्नान करते हैं। हनुमानगढ़ी, आज मंगल का दिन है, बजरंगबली के दर्शन करते हुए और फिर इस रास्ते से आगे राम जन्मभूमि परिसर में चले जा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्र अभी कुछ देर पहले गए। सारे बड़े सीनियर अफसर भी मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर भी भारी भीड़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये की गई है कि पूरे जिले को सील कर दिया गया। किसी भी तरीके का पास जो पहले कल तक था अलाउड, उसको कैंसिल कर दिया गया। कोई गाड़ी नहीं आ रही अंदर। इस वजह से अब जाकर भीड़ थोड़ा सा कंट्रोल है और कह सकते हैं कि अब सुचारू स्थिति आने वाली है, मतलब स्ट्रीमलाइन हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। पंकज बने रहे आप हमारे साथ। राजेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या से ही आज जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये आरोप तो बड़ा पुराना है कि भगवान राम के नाम पर सियासत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, भुनाने की कोशिश होगी चुनावों में, लेकिन आज हमारे आस पड़ोस में, हमारे पूरे देश में भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो माहौल है, जो आम लोगों में उत्साह है, उससे भी इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो इसका फायदा होते हुए किस पार्टी को आज की तारीख में आप देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? तो बहुत स्पष्ट सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हद तक जाकर के इस मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में लाए और हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में लाए, तो इसके बहुत ही साफ की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण का मुझे मालूम है, शायद दक्षिण में भी होगा, कई जगहों पे दिवाली मनाई गई, लोगों ने दिए जलाए। तो ये नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेटर होने की सफलता है कि वो जब लाशें गिर रही थी कोविड में, तब उन्होंने कहा थाली और ताली बजाओ, और गली गली मोहल्ला, अमिताभ बच्चन से लेकर के गली मोहल्लों तक थाली और ताली बजाई गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या जितने लोगों ने कल दीपावली मनाई, क्या वो सब बीजेपी को वोट देंगे? ये बहुत बड़ा खुला सवाल है। अभी पूरा माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है, राम जन्मभूमि, सब लोग भक्त हैं, सब लोग आराध्य देव के मंदिर चाहते हैं, लेकिन ये वोट में ट्रांसलेट होगा, और क्या उस हद तक होगा जिस हद तक राम भद्राचार्य कह रहे हैं? ये अभी खुला सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे लोग भूले नहीं है। बेरोजगारी का सवाल है, बहुत सारे राहुल गांधी जिसको विपक्ष उठाएगा। फिर तो राजेश जी, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं असम में कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा, राहुल गांधी फिर उन्हें न्योता दिया गया था तो वहां पहुंचे नहीं, तो ये तो डुअल स्टैंडर्ड है। फिर फोकस इस बात पे करना चाहिए कि चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाए इंडिया गठबंधन। तो फर्क यही है नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी में और राहुल गांधी की। राहुल गांधी ऐसा लगता है कि वहां से यात्रा कर रहे हैं, लगता है अकेले यात्रा कर रहे हैं वो। आप मीडिया में जिस तरह से आ रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर कोई एक बात कहेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जितना जो संघ परिवार है, हिंदुत्ववादी संगठन है और व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो न तो आरएसएस से जुड़े हैं न है, लेकिन इन्फ्लुएंस में नरेंद्र मोदी के हैं या उस विचारधारा के हैं, वो सब उसके साथ एकजुट होकर बात करते हैं। इसलिए एक लोन जो ट्रैवलर है वो राहुल गांधी दिखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान ऐसा दिख रहा है। एक तो मीडिया का समर्थन उनको पूरी तरह से है और राहुल गांधी को मीडिया का उतना समर्थन नहीं है। लेकिन किस विचारधारा को लोग ज्यादा बिलीव कर पा रहे हैं, किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं, ये बातें भी तो कहीं ना कहीं रामकृपाल जी लोकतंत्र में मायने रखती हैं। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अपने दर्शकों को दे दें। कैसे बढ़ेंगी बीजेपी की सीटें? जब 350 की बात हो रही है, 400 सीटों की बात हो रही है, बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है। एक कंपैरिजन हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें बीजेपी जीतती है। अब आप देखिए वोट परसेंटेज 49.56% तक पहुंच जाता है 2019 में, और सीटें जो हैं वो 62 जीत पाती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटें 2014 में जीतती है और 50.7% यहां पर वोट हासिल होता है। टारगेट इस बार भी 50% का है। 9 सीटें 2019 में बीजेपी जीती। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें,
2014 में भी और 2019 में भी हासिल हुई, यानी वोट परसेंटेज के लिहाज से निधि 56% हो जाता है। बिल्कुल, और अगर एवरेज आप निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे, तो भी बीजेपी इस टारगेट को पहुंचने की कोशिश कर रही है कि 50% तक पहुंच जाए। यानी वोट परसेंटेज जो है वो बहुत मायने देता है। अब हिमाचल, हरियाणा और झारखंड, इन राज्यों पर गौर कीजिए जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिली, 4 में से 4 सीटें हिमाचल में, हरियाणा में 10 में से 7 सीटें, झारखंड में 14 में से 12 सीटें मिली। लेकिन वोट परसेंटेज पर भी नजर डालिए, 69.11, 58.02 और 51.6। ये बताता है कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या 2019 को ही रिपीट करने की कोशिश रहेगी समीर? बिल्कुल, अगर गुजरात की बात करें, 26 में से 26 सीटें 2014 में जीती बीजेपी ने, कर्नाटक में 28 में से 17, एमपी में 29 में से 27। लेकिन वोट परसेंटेज की आप देखिए, गुजरात में 62% से ज्यादा वोट 2019 में हासिल होते हैं, कर्नाटक में 51.38%। अब कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में क्या ये परफॉर्मेंस बीजेपी रिपीट कर पाएगी? मध्य प्रदेश आप देखिए, 58% वोट 2019 में हासिल होते हैं। तो अब सवाल यह भी पूछा जाएगा कि 2019 से लेकर 2024 तक बदला क्या? राजस्थान और उत्तराखंड भी हमारे सामने है। राजस्थान में 60% वोट, 60% से भी ज्यादा वोट हासिल करती है बीजेपी, 2019 में 24 सीटें जीतती है। उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें, 14 और 19 दोनों में 61% वोट के साथ। अब जरूरी बातें क्या हैं? 11 राज्यों की 239 में से बीजेपी को 211 सीटें हासिल हुई, 239 में से 211। 10 राज्यों में बीजेपी को 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिले। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार टारगेट पूरे देश में 50% का रखा गया है। जी हां, और अगर यूपी की बात करें जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां 50% से कम 49.56% वोट मिले हैं। रामकृपाल सिंह जी, आपके पास आ रहे हैं। वो ये कहा भी जाता है हर चुनावों में कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही आता है। इसलिए अगर यूपी पर गौर करें कि सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, सबसे बड़ा सूबा है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, तो क्या यहां पर जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, क्या वो दोहराने की कोशिश है या उससे आगे जाने की कोशिश है, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है? अगर आप इजाजत दें तो मैं यूपी के अलावा एक जनरल से बातें शुरू करूं जो आपका मेन है 400 सीटों बिल्कुल, का। बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा विमर्श हो रहा है कि सिवाय राम मंदिर के लगता है कि बीजेपी को जो भी वोट मिलता है वो राम के नाम पे मिलता है। लेकिन अगर 2012 से जब गुजरात में मुख्यमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी और 3 फिगर में आए, तो किसी को विश्वास नहीं था। केशुभाई पटेल बगावत कर चुके थे और सारे पंडित मानते थे कि ये डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, लेकिन वो 3 फिगर में आए और तभी ये लग गया था कि उनको प्रधानमंत्री का बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, जो हुआ। तो मैं एक चीज कहूंगा कि 2012, 14, 17, 19, 22, 23 लगातार जो कम से कम काऊ बेल्ट और गुजरात की बात अगर मैं कर लूं, उत्तर भारत का जिसका कहते हैं जी, यहाँ पे जो 2012 से 23 तक का जो सफलता लगातार बीजेपी को मिल रही है, क्या वो मंदिर के नाम पे मिली थी? भूल जाइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बीजेपी का काम प्लस राम, न उसमें काम नया है न राम नए हैं। जनसंघ के समय से बीजेपी के डीएनए में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राम मंदिर, ये सब उनका रहा है जी। संघ का रहा है, जनसंघ का रहा है। और मैं बता दूं, जनसंघ का नारा था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। मोदी जी ने वही किया है। काम प्लस राम है। आप लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी सिर्फ काम पर, जिसका स्ट्राइक रेट इन तमाम राज्यों में 90% सीटों में रहा है, आप वोट परसेंट कह रहे हैं, मैं सीटों का स्ट्राइक रेट बता रहा हूं 90%। चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, यहाँ
90% ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी और ये बीजेपी के लिए बड़ी फायदेमंद स्थिति है। मतलब काम पर भरोसा और दूसरी तरफ राम का नाम, मतलब ये तो आइडियल स्थिति हो गई अनिला जी आप लोगों के लिए। और इस बार जो 400 की बात हो रही है, 350 प्लस की बात हो रही है, वो क्या इसी वजह से है क्योंकि राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया? मतलब बीजेपी के घोषणा पत्र का एक सबसे बड़ा जो वादा रहा, 3 वादे रहे, 370, राम मंदिर, यूसीसी, उनमें से 2 पूरे हो गए, तो इसलिए जोश ज्यादा है क्या इस बार? देखिए, ऐसा है कि अगर हम भगवान राम मंदिर, रामलला मंदिर की बात करते हैं तो 500 वर्ष का ये संघर्ष रहा है। हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि अगर मैं अपने दल की बात करती हूँ, राजनीतिक दल की बात करती हूँ, तो पूरे भारत में इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जो इस संघर्ष में लगातार खड़ा रहा, युद्ध लड़ता रहा, कंधे से कंधा मिलाकर, कभी कदम पीछे नहीं खींचे। तुष्टीकरण की मार जिन लोगों को लगी, तुष्टीकरण का टोकरा लेकर जो अपने सर पर घूमते रहे, उन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर इतने अत्याचार करे कि उनको अपने खुद ही जो है गुहार लगानी पड़ी कोर्ट में, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो अब कैसे सोचते हैं कि भगवान श्री राम का नाम आएगा, राम मंदिर का जब जब जिक्र आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र नहीं आएगा। आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। यही सवाल मैं वरुण पुरोहित जी से भी पूछूंगी कि बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी शुरू से रही है, 3 दशकों से रही है, और राम मंदिर आंदोलन सभी को पता है, जन जन तक पहुंचा था ये, इसीलिए कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होगी या कैसे आप काउंटर करेंगे इंडिया गठबंधन? एक दरअसल एक आंकड़ा बता देते हैं दर्शकों को, बीजेपी वर्सेस इंडिया जो इस वक्त चुनावी माहौल आगे बढ़ेगा, उसके तहत बीजेपी वर्सेस इंडिया कैसे एजेंडे में राम मंदिर बीजेपी के है, फिर राम पर अधिकार की बात बीजेपी कर रही है, तो इंडिया गठबंधन जो दल हैं वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से उन्होंने दूरी बनाकर रखी, न्योता भी अस्वीकार कर लिया, राहुल असम के मंदिर में गए, फिर वहां आरोप लगा रहे थे कि मुझे प्रवेश नहीं दिया गया। बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर अभियान हम चलाएंगे और 3 महीने तक ये बड़ा अभियान चलाएंगे, कई करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे। मोदी ने काल चक्र का उद्गम बताया है। वहीं इंडिया जो दल के हैं नेता, वो ममता ने सद्भावना रैली निकाली है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम तक कहा गया है। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस साफ तौर पर नजर आता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी में और इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी में। ममता बनर्जी का जिक्र हुआ, ममता बनर्जी को हमने देखा कल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मगुरुओं को लेकर वो सद्भावना रैली निकालती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर इसका कितना असर पड़ने वाला है? एक तरफ हिंदू हितों की बात पुरोहित जी, और दूसरी तरफ ये कहना कि भाई हम सर्वधर्म संभाव में बिलीव करते हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है उसको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। आपको सही मायने में क्या लगता है, लोगों तक कौन अपनी बातें सही ढंग से पहुंचाने में कामयाब साबित हो रहा है? नीति जी, समीर जी, आपका प्रश्न बहुत सही है। देखिए, मेरा मानना है बीजेपी पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन तो कर ही रही है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, सब तरह के मुद्दे यथावत हैं। लेकिन जहां तक आप विपक्ष की बात कर रहे हो, विपक्ष में राजनीतिक सूझबूझ की बहुत ज्यादा अपर्याप्तता है, अभाव है। अगर वो अपनी पॉलिटिकल डेप्थ को सही रखते, सूझबूझ को सही रखते, तो मोदी जी के ट्रैप में नहीं आते पिछले 1 महीने 2 महीने। राम मंदिर जाना नहीं जाना, निमंत्रण ठुकराना इतनी जल्दी बोलना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक नेताओं में भी सिंक्रोनाइजेशन की कमी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे मंदिर में, असम के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। फिर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मंदिर जाने से काफी नहीं है, काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर। तो जो काम और राम की स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, उसका काउंटर आपका क्या होगा या इंडिया गठबंधन का क्या होगा? निधि जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस पार्टी है, अगर संगठन पे इतना ध्यान दे लेती, तो ये जो आप कह रहे हो ना, मोदी जी का स्ट्राइक रेट, अभी रामकृपाल सिंह जी आदरणीय उन्होंने कहा, ये स्ट्राइक रेट आया कैसे? ये विपक्ष की लचरता के कारण आया। उनकी को जैसे अब आप बॉलिंग ही बढ़िया नहीं है तो कैसा भी बैट्समैन हो शॉट मारे जाएगा। तो जब बॉलिंग नहीं हो रही, गोलकीपर है नहीं, तो गोल भी करेंगे, शॉट भी मारेंगे। तो जब तक डिफेंस मजबूत नहीं होगा, जब तक आप स्ट्राइक रेट बोलो, कुछ भी बोलो, किसी को भी अच्छा कह सकते हो। जब विपक्ष अगर मजबूत हो जाएगा, आज की तारीख में फिर कह रहा हूँ, विपक्ष मजबूत था राजस्थान में, जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए,
71 सीटें आई, उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीती। अगर टिकटें सही देते, मैंने वो राजनीति की सूझबूझ की बात की, अगर ढंग से प्लानिंग करते, टिकटें सही देते, तो कांग्रेस की सरकारें वापस बनती। यही तो बात है पुरोहित जी, यही तो निधि भी आपसे पूछना चाह रही है, भाई ढंग से प्लानिंग की बातें तो हो रही है, लेकिन ढंग से प्लानिंग नजर क्यों नहीं आ रही है? राजेश जी, इसका कुछ जवाब है क्या? एक तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा, भगवान राम का मुद्दा, 2024 के चुनावों से ऐन पहले राम मंदिर का बन जाना, भक्तों की भावनाओं का ये उफान, ये ज्वार जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक इंडिया गठबंधन नाम की चीज जिसकी शक्लो सूरत कैसी है अभी इसका ही पता नहीं चल पाया। सीट शेयरिंग पर मामला अटका हुआ है, अटके भटके लोग नजर आ रहे हैं। तो यहां पर जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, साफ साफ जिम्मेदार है, क्योंकि 2004 से 2014 तक इस देश की जनता ने 2 बार उनको केंद्र की सत्ता पर बिठाया। कौन रोक रहा था सोनिया गांधी को? कौन रोक रहा था मनमोहन सिंह को? कौन रोक रहा था तमाम कांग्रेस लीडर्स को? मोबिलाइज करें, गली गली जाएं, सड़क सड़क जाएं। आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले गली गली जाते हैं, लोगों से ये चावल बांटना, पूरी सब्जी करना, ये मोबिलाइजेशन को कोई भारतीय संविधान रोक रहा था कांग्रेस पार्टी को? आज अगर कांग्रेस पार्टी रोती हुई दिख रही है, वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया था कार सेवकों ने, वहां पर देख लीजिए, वहां पर उसके बाद चारों राज्यों से बीजेपी वाइप आउट हो गई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, चारों से वाइप आउट हो गई थी। उस वक्त अपोजिशन को कौन रोक रहा था कि इस संदेश को लेकर, गांधी के संदेश को लेकर के, मौलाना आजाद, नेहरू के संदेश को लेकर गांव गांव तक पहुंचे? ये लोग लहर गिनने वाले हैं, इसीलिए भारतीय जनता इनको जवाब दे रही है कि लहर आएगी तो हम भी सत्ता तक पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी को अब दिख रहा है कि ये सब कुछ जा रहा है, इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन असर नहीं है। उनके सामने एक जायंट नरेंद्र मोदी जैसा खड़ा है जो कम्युनिकेट करता है, साथ में संघ परिवार है, संघ परिवार है जो बिना चना लाही खा करके अपना कर रहे हैं। उनके सामने मिशन है, वो तो भारत को बदलना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर भारत को सेक्युलर राष्ट्र रखना चाहती है तो क्या कुछ तो करना चाहिए सड़क पे, वो खुद जिम्मेदार है। बहुत बड़ी बात यह है, एक जो आपने बात कही कि ये लोग लहर गिन रहे हैं, और अगर पंकज झा, मैं आपके पास आऊंगी, अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले लहर गिन रहे हैं, जो अलग अलग मंदिर की स्ट्रैटेजी पर राग अलाप रहे हैं, तो फिर लहर क्यों जाते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के सामने? जब चुनावी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो बीजेपी के सामने क्यों लहर जाते हैं, क्यों डगमगा जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी दल, ये भयंकर दुविधा में है, धर्म संकट में है। इन्हें पता ही नहीं रहता कि कब क्या कैसे करना है। जैसे मान लीजिए राम मंदिर का मसला, नीतीश कुमार कहते थे ना कि तारीख कब बताएंगे, तो तारीख भी हो गया, मंदिर बन भी गया, तो तंज जो कसते थे उसका जवाब देना होगा। अब राम मंदिर के जो निमंत्रण था उसको लेकर ही कांग्रेस और उसके तमाम दलों में देखिए कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी सबको मंदिर जाने की जिद थी, वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो। तो एक्चुअली क्या है कि अयोध्या को लेकर के आज से नहीं, शुरुआत से, जैसा अभी कह रहे थे ना कि उस वक्त 4 राज्यों में वाइप आउट हो गई थी, लेकिन तब के बीजेपी और अब मोदी और अमित शाह के युग के बीजेपी में फर्क है। अब फर्क ये है कि कल जो प्रधानमंत्री ने कहा कि राम से राष्ट्र तक, अब राम एक प्रतीक है राष्ट्रवाद के, आर्थिक संपन्नता के, वैश्विक गुरु के, उसको समझना पड़ेगा। सामाजिक समीकरण बीजेपी ने पहले से बनाया। विपक्ष के पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो बीजेपी के ट्रैप में फंसती है और फंसती चली जाती है। ठीक है पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस वक्त बीजेपी का जो चुनावी अंगणित है, जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, वो क्या कहता है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर खास मेहमानों का हम रुख करेंगे ऐसे वक्त में जब यह बात कही जा रही है कि राम मंदिर के आगे 400 प्लस है। राम भद्राचार्य 350 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जीत पक्की है बीजेपी की। 2019 की पड़ताल आपके सामने, चुनाव लड़ी 436 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जीत हासिल हुई 303 सीटों पर। यानी इसका एक मतलब यह भी है कि 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हार नसीब हुई। बिल्कुल, और समीर 133 हारी सीटें पर अब ज्यादा फोकस है। देखिए, ये 2024 की रणनीति होनी चाहिए। कमजोर जो सीटें हैं, जो कमजोर सीटें हैं और जहां पर दबाव ज्यादा है, वहां 2 कैटेगरी सी और डी में बांटा गया है। ये रणनीति बनाई गई है। फिर 40 मंत्रियों को इन सीटों को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये चुनावी अंक गणित है बीजेपी का जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन संभवतः इंडिया गठबंधन के दल भी ये अंक गणित लगातार देख रहे होंगे। वरुण पुरोहित जी, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो कंपैरिजन होता है,
पिछले चुनाव से। तो पिछला लोकसभा चुनाव 2019 था, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें 11 राज्यों में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन था। 239 में से 211 सीटें बीजेपी को हासिल हुई। और एक और आंकड़ा भी हम कह रहे हैं कि अब फोकस उन सीटों पर है जो हारी हुई सीटें हैं। तो जहां जहां इंडिया गठबंधन के दल हारे थे, क्या उन पर फोकस होगा? निधि जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। 2019 की सीटें जो थी ना, उसके पहले जनवरी फरवरी में एक असेसमेंट हो गए थे बड़े बड़े विश्लेषकों के, 150-200 से ज्यादा बीजेपी की सीट नहीं आएंगी। फिर वो घटना हुई, मिलिट्री ऑपरेशन हो, उसके बाद सीटें आई। तो मैंने वही कहा, पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बीजेपी जानती बखूबी। लेकिन आप ये देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी आ रही है। इतनी लचर व्यवस्था होने के बाद भी राजेश जी ने बहुत बढ़िया गई। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए तो आप जो बातें कह रहे हो ना, स्ट्राइक रेट, ये स्ट्राइक रेट 400 से ज्यादा तो मान ही नहीं रहे हो, तो 150 सीटें तो वैसे ही हार रही है बीजेपी। तो प्रदर्शन पे तो बात होती है अनिला जी, वो बार बार कह रहे हैं कि आप इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं लोगों का, इमोशनली भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, यही आपकी स्ट्रैटेजी है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस इंडिया, ये भारत वर्सेस इंडिया है। भारत जो है भावना से जुड़ा हुआ है, भारत से राम है, राम से भारत है। और भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाई है, भगवान श्री राम ने धर्म सिखाया है। धर्म का अर्थ हमारे यहाँ कर्तव्य होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है करना। नेतृत्व किसका है राष्ट्र में? नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। आप ये बता दीजिए, क्या वो अपने कुनबे के लिए कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी अपने कुनबे के लिए कर रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें आएंगी, तो कुछ सोचकर तो बोल रहे हैं। और ये जो गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं लोग कि भाई काम के ऊपर बात करो, तो मैं हमेशा चुनौती देती हूँ सामने वालों को, इंडिया वालों को, कि जो हम तो भैया भारत वाले हैं, हम तो भारतीय हैं, और गिना देते हैं किस विषय में बात करनी है। रोजगार के विषय में बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में बात करनी है, स्वास्थ्य के विषय में बात करनी है, शिक्षा के विषय में बात करनी है, फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है। बताइए किस पे बात करनी है? ठीक है। यानी सरकार के काम प्लस राम का नाम, दोनों ही नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, दोनों ही को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम बचा है, जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला है हमला। बीजेपी आरएसएस लोगों को बांटने का काम कर रही है। मणिपुर हिंसा बीजेपी की बांटने की राजनीति का नतीजा थी, ये कहा राहुल गांधी ने। सुनिए। The RSS and the BJP were attacking the foundations of our country. The idea that all religions should live harmoniously in India, the idea that all communities, all languages, all traditions should be respected, were all systematically being attacked by the RSS. And so, to protect the idea of India, we decided to do the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir. रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, सर्वधर्म समभाव, ये तो आत्मा है हमारे देश की, लेकिन जब इसी की बात अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उसका उतना असर आने वाले वक्त में पड़ेगा? देखिए, रामचरितमानस आज तक एक भी राम नहीं पैदा कर सका, तो राहुल गांधी का जो भाषण है मैं उस पर नहीं जाता। एब्स्ट्रैक्ट बातें मैं नहीं करूंगा। अभी जो आप सीटों की बात कर रहे थे, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, आप ये देखिए कि इंडिया अलायंस कितनी सीटें पाएगा। जो नहीं पाएगा वो बीजेपी की है। आप जरा सा उल्टी गिनती कर लीजिए। पिछला 2019 की बात मैं बताता हूं। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, इसमें से 31 सीट केवल केरल, तमिलनाडु और पंजाब में मिली थी। 38 सीटों पर लड़े थे। कुल 31 सीटें ये 3 राज्यों से मिली थी। बाकी 382 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और सिर्फ 21 सीट मिली थी। जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी बंगाल में अगर जाएंगे तो किसके लिए वोट मांगेंगे? कांग्रेस के लिए कि सीपीएम के लिए कि ममता के लिए? ये रामकृपाल जी, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव था, इसीलिए छोटा सा रिएक्शन ही चाहिए था। पर आपने एक मूल बात कही कि यहाँ पर अगर चुनावी बात है या चुनावी रणनीति की बात आती है, तो स्ट्रैटेजी भी फिर उसी हिसाब से चरम पर पहुंचनी चाहिए और रणनीति भी उसी हिसाब से होनी चाहिए जो चुनावी रणनीति कहलाती है।